जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। आइए दोस्तों, कलम से लेकर कलाम तक कलम के साथ क्रांति करते हैं और पावर सिस्टम का 10वां लेक्चर लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इस क्लास में संचरण और वितरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आईटीआई और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला ये क्लास है। हमारा फर्स्ट टारगेट है यूपीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना और आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन होगा। इससे पहले वाले क्लास को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जाकर के दोस्तों क्लिक कीजिएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, सभी क्लास को देखिए। ये देखिए, ये जो क्लास है ये आईटीआई से रिलेटेड दोस्तों राजकीय और केंद्रीय स्तर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। बस इत्मीनान और विश्वास के साथ देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है ना। क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत ही बखूबी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, बस आपका मुझे साथ चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कोरोना हानि के कारण उत्पन्न करंट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ये आपको क्या करना है, बताना है कि कोरोना लॉस के कारण जो करंट जनरेट होता है उस करंट की नेचर कैसी होती है, त्रिकोणीय, स्क्वायर, साइनोसॉइडल या सॉटूथ, है ना। तो इसका जो आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का कैसा वेव होता है, तो इस प्रकार का जो आपको साइन दिखेगा, साइन वेव दिखेगा, यही है इसका आकार, साइनोसॉइडल। देखिए, यहां पर एक बात पूछा जाता है कि ये जो कोरोना हानि है ना, ये एक्चुअल में जनरेट होने का वजह कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला फर्स्ट वजह देखिए क्या है इसका, फर्स्ट वजह इसका होता है कि अंतरिक्ष कॉस्मिक रेज, है ना, अंतरिक्ष कॉस्मिक रेज। ये जो अंतरिक्ष में कॉस्मिक किरण होता है ना, इसके कारण भी कोरोना लॉस होते हैं, सॉरी ये जो कोरोना हानि जनरेट होते हैं। और जो दूसरा इसका कारण बनता है वो होता है आपका अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण भी इसका कारण बनता है। और तीसरा देखिए इसका क्या कारण बनता है कि जो आपका रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव भी इसका एक कारण है कोरोना को जनरेट करने के लिए। और देखिए चौथा मुख्य कारण है नमी, है ना। लेकिन देखिए जो सिलेबस है ना दोस्तों, हर एग्जाम का सिलेबस अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, इसलिए आप इनको भी नोट करिएगा। अंतरिक्ष कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वायलेट किरण, रेडियो एक्टिव और नमी, इनके कारण क्या होता है, कोरोना लॉस जनरेट होता है। एक्चुअल में देखिए कोरोना लॉस है क्या चाहिए, कोरोना लॉस होता कैसे है, यानी कि कोरोना जनरेट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। जो वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल में देखिए क्या है, एयर भरी हुई है। वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल में है हवा, इस प्रकार से क्या है, हवा है। अब इसी वायुमंडल में क्या क्या विद्यमान है, इसी में देखिए इलेक्ट्रॉन भी है, इसी में देखिएगा आप प्रोटॉन भी है, और इसी में क्या है, न्यूट्रॉन भी है ना। इसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अभी क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। और इसी एयर में हमने क्या कर दिया, एक कंडक्टर के माध्यम से हमने हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर दिया। हमने क्या ट्रांसमिट किया है, इस हाई वोल्टेज इसी कंडक्टर के माध्यम से ट्रांसमिट कर दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इसके कांटेक्ट में आते हैं, हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये चार्ज हो जाएंगे। और चार्ज होने के दरमियान ये क्या करते हैं, इनकी जो स्पीड है ना, हाई स्पीड से ये मूव करने लगते हैं। और जो दूसरी कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है, यहाँ पर घर्षण होता है, जिससे स्पार्किंग क्रिएट होती है। और फिर स्पार्किंग के दरमियान ही क्या होता है, आपका कोरोना लॉस जो है वो आपको एक वायलेट बैगनी कलर का दिखाई देने लगता है ना। तो इसके वजह से कोरोना लॉस होता है। इस चित्र को देखिए आप, है ना, इस चित्र को देखिए आप, ये चित्र आपको सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक आंसर दिख रहा है। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि इसका कलर कैसा होता है ना, तो कलर के बारे में देखिए तो वायलेट कलर का इसका क्या होता है, 1 मिनट, हाँ, वायलेट कलर होता है इसका
कोरोना लॉस से उत्पन्न जो किरणें होती हैं वो किस कलर की होती हैं? वॉयलेट किरण की होती हैं। और ये हमेशा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पूरे क्लास को देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। किसी संचरण लाइन में जो बंडल किए चालक का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों किया जाता है? लाइन कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, लाइन का पावर फैक्टर कम करने के लिए, लाइन इंडक्टेंस कम करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइन का इंडक्टेंस कम करने के लिए। देखिए क्या होता है कि जो आपका बंडल किए चालक है ना, ये क्या करता है? ये कोरोना हानि को भी कम करता है। ये किसको कम करेगा? ये कोरोना हानि को भी ये क्या करता है? ये कम कर देता है। और जैसे ही कोरोना हानि कम होगा ना, तो ये इंडक्टेंस जो है ना, ये इंडक्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि बंडल चालक का प्रयोग हम करते इसलिए है कोरोना लॉस कम हो, इंडक्टेंस हानि कम, इंडक्टेंस का मान कम हो जाए। अगर इंडक्टेंस अधिक होगा तो फिर नुकसान क्या पहुंचाएगा? स्पार्किंग करेगा। ये क्या करेगा? स्पार्किंग करेगा। आप याद कीजिए, जो घरों में बोर्ड लगे होते हैं ना, जो घरों में बोर्ड लगे होते हैं, उस बोर्ड में जो स्विच लगा होता है, जब उसको आप ऑन ऑफ करते हैं तो वहां से स्पार्किंग निकलता है। तो क्यों निकलता है स्पार्किंग? वजह यही है, इंडक्टेंस का मान बहुत अधिक अगर होगा तो स्पार्किंग भी क्या होगी? बहुत अधिक होगी। और कोरोना लॉस के कारण स्पार्किंग होती है। तो लाइन इंडक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? बंडल चालक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन का पक्षांतर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। ट्रांसमिशन लाइन का पक्षांतर को कम करने के लिए किया जाता है। नज़दीकी के कम्युनिकेशन सर्किट में गड़बड़ी को कम करता है, या इंटरफेरेंस को बढ़ाता है, या स्क्रीन प्रभाव को कम करता है, या इनमें से सभी गलत हैं। तो देखिए ये जो कम्युनिकेशन सर्किट है ना, ये जो कम्युनिकेशन सर्किट बताई जा रही है, यही आपका आंसर जो है वो सही होगा। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? पक्षांतर का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना, ये क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, और यहाँ पर एक ये ट्रांसमिशन लाइन है। देखिएगा ये क्या है? ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन की जो हाइट है ना, हाइट आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा इसकी हाइट रखी जा रही है। हाइट अधिक रखने का रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न एक ही है कि इंटरफेरेंस को क्या करता है? ये घटाता है ना। इंटरफेरेंस को ये क्या करेगा? घटाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंसुलेटर लगा दिया जाता है, इसमें ये क्रॉस आर्म है और इसमें इंसुलेटर लगा दिया जाता है, और यहाँ से ये तार मतलब कि गए हुए होते हैं। तो ये क्या है? एक टावर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। और कम्युनिकेशन जो सर्किट होता है ना, कम्युनिकेशन सर्किट जो होता है, ये इसी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ही इसको भी ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए कम्युनिकेशन सर्किट एक्चुअल में कहते किसको हैं? तो देखिए जो आपका कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार परिपथ। संचार परिपथ किसको कहा जाता है? तो संचार परिपथ उसको कहा जाता है जो रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं, है ना। क्या? जो रेडियो के ट्रांसमीटर होते हैं, रेडियो के ट्रांसमीटर से लेकर के जो रेडियो का एंटीना होता है, जो रेडियो का क्या होता है? एंटीना। रेडियो ट्रांसमीटर से लेकर के रेडियो एंटीना तक रेडियो वेव को ट्रांसमिट करना, रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंग, रेडियो वेव को संचारित करने वाली परिपथ, है ना, संचार करने वाली जो सर्किट होती है उसी को क्या कहा जाता है? संचार सर्किट कहा जाता है। यानी कि कम्युनिकेशन सर्किट किसको कही जाती है? रेडियो ट्रांसमीटर से लेकर के रेडियो एंटीना तक आप इस रेडियो वेव को किसी के माध्यम से संचारित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसी को संचार परिपथ कही जाती है। ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है? देखिए हम क्यों, मतलब कि अगर इसके माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से कम्युनिकेशन सर्किट ले जाते तो हमें नुकसान क्या होता और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे अगर हम ले जाते तो तापमान का प्रभाव बहुत अधिक होता, तापमान जो है बहुत अधिक हो जाती, जिससे ये जो रेडियो का वेव है ना, ये रेडियो के वेव में इंटरफेरेंस आ जाता है ना। रेडियो के वेव में क्या आता है? इंटरफेरेंस। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? टावर लाइन के माध्यम से इसको ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट को। ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 129 नंबर का, ट्रांसमिशन सिस्टम में फेरांटी प्रभाव उत्पन्न करने का एकमात्र कारण क्या है? लोड करंट, डिफ्यूजन करंट, होल्डिंग करंट, या फिर कैपेसिटेंस करंट। तो ये जो कैपेसिटेंस करंट है ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
आप जब इस फेरांटी प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कैपेसिटेंस करंट के बारे में जरूर, ये कैपेसिटेंस करंट फेरांटी प्रभाव में जरूर आता है। तो कैपेसिटेंस हमें कहाँ पर मिलता है, तो जो हमारी मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वहीं पर आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। और लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, फेरांटी प्रभाव होती है ना, क्या होती है ये, फेरांटी प्रभाव। अब ये फेरांटी प्रभाव से नुकसान क्या होते हैं उसको जानने से पहले आप ये देखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन है, ये क्या है, ग्रिड स्टेशन है, और ये है आपका सब स्टेशन, है ना, ये क्या है, सब स्टेशन है। इसमें देखिए इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, यहाँ पर फेरांटी प्रभाव होगा। फेरांटी प्रभाव क्या कहता है कि जो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है ना, जो आपका सेंडिंग वोल्टेज है वो रिसीविंग वोल्टेज से कम हो जाती है, वो रिसीविंग वोल्टेज से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि सेंडिंग वोल्टेज कम और रिसीविंग वोल्टेज अधिक हो जाती है फेरांटी प्रभाव के केस में। मतलब कि यहाँ हमने 132 केवी ट्रांसमिट किया पावर और यहाँ पर 135 केवी का पावर मिलने लगा, यानी कि बढ़ करके पावर मिलने लगा। तो आप तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ा। तो देखिए ये तो बात सही है, लेकिन इसके नुकसान कई सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान यहाँ पर क्या है कि ये एक केबल है, ये क्या है, एक केबल है। इस केबल में देखिए जो एसी करंट का प्रवाह होना चाहिए ना, टोटल यानी कि इसके सभी भाग में से एसी करंट पास होना चाहिए, लेकिन फेरांटी प्रभाव के केस में क्या होता है कि केवल इसके स्किन में ही करंट पास होता है, जिसको कहा जाता है स्किन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो बीच डार्क वाली एरिया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट का कंडक्शन नहीं होता है। तो इससे होता क्या है कि प्रभावी प्रतिरोध है ना, इससे क्या हो जाता है कि जो प्रभावी प्रतिरोध का मान है ना, वो प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। और प्रतिरोध आपको मालूम है हीट जनरेट कराती है, हीट बढ़ा देगी, हीट बढ़ जाएगा तो पावर लॉस अधिक होगी, क्या होगी, पावर का हानि बहुत अधिक होगा। और जैसे ही पावर हानि अधिक होगी, जो लाइन की दक्षता है ना, जो लाइन की दक्षता है वो एकाएक डाउन हो जाएगी। लाइन की दक्षता क्या डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एकाएक डाउन हो जाएगी। वजह क्या था, फेरांटी प्रभाव था। हमें लाभ तो मिला, 132 से 135 किलो वोल्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, हीट बढ़ गया, यहाँ पर पावर लॉस हुआ, लाइन की एफिशिएंसी ओवरऑल देखा जाए तो कम हो जाती है। अगला देखिएगा 130 नंबर का क्वेश्चन, लंबे दूरी के ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो उपस्थित होते हैं। तो संट चालकता भी होती है, कैपेसिटेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि लंबे दूरी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और संट चालकता दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। अब इसमें कैपेसिटेंस भी कुछ नुकसान पहुंचाता है, इंडक्टेंस भी कुछ नुकसान पहुंचाता है, ये सारे पैरामीटर्स कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है कि किस प्रकार के वितरण सिस्टम में सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रिंग प्रणाली सिस्टम जो है यही इसका सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये एक फिगर आपके लिए है, लेआउट है, इस लेआउट के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या है रिंग प्रणाली सिस्टम, है ना। देखिए इसमें कहा जाता है कि एक सब स्टेशन से पावर निकलती है और जहां जहां जरूरत हो वहां पर जा करके फिर से ये एक लाइन के माध्यम से वापस आ जाती है। देखिए यहां से पावर निकला, यहां से क्या हुआ, पावर निकला और कहां पर गया, रिंग मेन यूनिट थर्ड में गया। और यहां एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके द्वारा हम इस 11 केवी को हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 400 वोल्ट में, 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके। एक यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, ये क्या है, एक रेसिडेंशियल एरिया, एक गांव है ना। मान लीजिए ये कौन सा गांव है, ये महुआ गांव है। ये कौन सा गांव है, ये महुआ गांव है। इस गांव में हमने क्या कर दिया, हमने लोड यहाँ पर दे दिया, सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब
इसी मेन यूनिट से हमने कहाँ पर एक और मेन यूनिट नंबर सेकेंड में ले गया पावर, और यहाँ से फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया और फिर एक दूसरे रेसिडेंशियल एरिया में पावर दे दिया, है ना, ये दूसरा गांव है। फिर इसी यूनिट से एक और यूनिट में यहाँ पर हमने पावर दिया और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया और फिर एक रेसिडेंशियल एरिया में हमने लोड दे दिया, ठीक है ना। पावर कुल मिलाकर के देखिए फिर से सर्किट यहाँ वापस आ रही है जहाँ से निकली थी वो सब स्टेशन में। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखिए अगर इस गांव में यानी कि इस गांव में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है ना, तो यहाँ की पावर सप्लाई को रोक दिया जाएगा इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, बाकी ये वाली लोड और ये वाली लोड दोनों ऑन रहेगी, है ना। और अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट आता है तो ये वाली लोड ऑन रहेगी, ये वाली लोड ऑन रहेगी। कहने का मतलब तीनों में से कोई भी एक फॉल्ट आता है इसमें, तो जिसमें फॉल्ट आएगा उसको बंद कर देंगे, बाकी दोनों को चालू रखते हैं। तो यही बात जो है इस सिस्टम को क्या करता है, बहुत अधिक विश्वसनीयता बना देता है ना। और इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें फीडर के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फीडर याद रखिएगा केवल सिंगल फीडर होता है, इसमें एक ही फीडर होता है, वो निकलता है और दूसरे फीडर के माध्यम से वो रिसीव कर लेता है पावर को, ठीक है। 3 कला 4 तार वाली डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में आमतौर पर किस प्रकृति के लोड होते हैं, अनबैलेंस लोड, बैलेंस लोड, या फिर 12 पीएम पर देखिए 12 पीएम पर बैलेंस और 12 एएम पर अनबैलेंस। अब 12 एएम का मतलब क्या है, रात्रि का 12 बजे, 12 एम का मतलब क्या है, रात्रि का 12 बजे, और रात्रि के 12 बजे देखिए अनबैलेंस लोड नहीं, इसमें 90% कितना 90% बैलेंस लोड ही हो सकता है। क्योंकि रात्रि के समय देखिए, रात्रि के समय क्या होता है कि जैसे कि दैनिक जीवन में यूज करने वाले जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं जैसे कि टीवी, प्रेस, ये सब रात्रि के 12 बजे कोई यूज नहीं करता। बाकी तो अगर गर्मी का सीजन है तो सीलिंग फैन रात को ही चला के सोएंगे, दिन में भी चला के सोएंगे, एसी जो चलाता है वो एसी भी चलाएगा, जो कूलर भी चलाएगा। तो रात्रि के 12 बजे देखिए 90% लोड देखिए बैलेंस लोड की कंडीशन में होता है, और दिन का 12 बजे जो होता है इसमें देखिए एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ चलेगा, सीलिंग फैन, प्रेस वगैरह, मोटर पंप जो भी है सभी लोड चलेंगे। तो अनबैलेंस लोड 12 बजे दिन में ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, ऑप्शन नंबर बी में बैलेंस लोड, ऑप्शन नंबर ए में अनबैलेंस लोड, तो आंसर आपका अनबैलेंस लोड ही होगा। देखिए अनबैलेंस लोड ना एक्चुअल में कहा किसको जाता है, तो मान लीजिए ये है आपका आर फेस और ये है वाई फेस, ये है बी फेस और यहाँ पर है न्यूट्रल, है ना। चलिए मैं न्यूट्रल को ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये है आपका आर, वाई, बी और न्यूट्रल। बैलेंस लोड किसको कहते हैं, देखिए ये जो 3 फेज है ना, इन तीनों फेजों में अगर इम्पीडेंस का मान, किसका मान, अगर इम्पीडेंस का मान और पावर, इम्पीडेंस और पावर दोनों एक समान हो, इन तीनों फेजों में इम्पीडेंस और पावर का मान अगर एक समान है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस लोड। और अगर इम्पीडेंस पावर दोनों मतलब कि अधिक और कम हो गए ना, तो फिर हम इसको अनबैलेंस लोड कहते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस लोड किसको कहते हैं ना, ये इम्पीडेंस और पावर का ही खेला है। इम्पीडेंस और पावर अगर चेंज हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसको हम अनबैलेंस लोड कहते हैं। अलग अलग सब स्टेशन को धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइन किसे प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है देखिए आपका जो सेकेंडरी प्रकार का संचरण लाइन है ना, इसी को ये प्रतिनिधित्व करती है। ये कहां से आता है, देखिए ये मान लीजिए आपकी कोई 11 केवी का जनरेटिंग स्टेशन है ना, यहाँ से एक फीडर निकला, ये क्या है, ये एक फीडर है। यहाँ पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, इस 11 केवी को उसने किस में बदल दिया, 220 केवी में, किस में, 220 केवी में। फिर यहाँ से एक फीडर निकलती है, ये वाली फीडर, ये फीडर निकली। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 220 केवी को 33 केवी में बदला जाएगा, किस में, 33 केवी में। फिर यहाँ से एक फीडर निकलेगा, अब ये फीडर क्या करेगा, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगाया जाएगा। अब ये 33 केवी को किस में कन्वर्ट करेगा, 11 केवी में। तो यहां से जो फीडर निकलेगी ना, उसको क्या कहा जाएगा, देखिए सबसे पहली बात, ये आपका क्या है, ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। और ये वाली जो लाइन है ये आपकी सेकेंडरी, ये आपकी किस प्रकार की है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। और इसके बाद की जो लाइन निकल रही है ना, इसके बाद की ये वाली जो लाइन निकल रही है, इस लाइन को हम कहेंगे प्राइमरी
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और क्वेश्चन किस पर बना है, अलग अलग सब स्टेशन को धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइन किसे प्रतिनिधित्व करती है, द्वितीयक संचरण लाइन को। यानी कि यहां देखिए ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है किस पर बना है, इसी पर क्वेश्चन बना है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन पर। इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन आगे है, अभी देखिएगा। भूमिगत केबल में आच्छादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है, वो कहलाता है आपका शीशा। और शीशा क्या करता है, एक्चुअल में ना नमी को रोकता है। किसको रोकेगा, ये नमी को रोकेगा, और नमी नहीं जाएगी तो शॉर्ट सर्किट की जो संभावना है कम हो जाएगी। सामान्यतः किसी खंभे का कितना % भाग जमीन तल में दबाया जाता है, 1/6%। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आरसीसी पोल की बात कही जा रही है, ये किसी टावर की बात नहीं कर रहा है। डीसी की तुलना में एसी शक्ति का संचरण करने का मुख्य लाभ क्या होता है, तो मुख्य लाभ है सरलता से डीसी में परिवर्तन। यानी कि किसी एससीआर का प्रयोग करके, किसका, किसी एससीआर का प्रयोग करके या फिर किसी रेक्टिफायर का प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये जो एससीआर आपका होता है, ये 100 एम्पियर तक के, कितने 100 एम्पियर तक के एसी करंट को ये डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। और जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, उसमें भी 100 एम्पियर मिनिमम 200 एम्पियर तक का ही करंट फ्लो होता है। तो इस 100 एम्पियर तक के करंट को डीसी में परिवर्तित कर सकता है। आसान वोल्टता परिवर्तन, इसमें हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। किसका, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा और वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी के स्थान पर अगर कोई डीसी सप्लाई होता, डीसी पावर होती, तो उस डीसी पावर को हमें अगर बढ़ाना होता तो हमें रोटरी ब्रूस्टर का प्रयोग करना पड़ता। किसका, हमें रोटरी ब्रूस्टर का प्रयोग करना पड़ता। और इसी डीसी पावर को अगर हमें घटाना पड़ता तो हमें प्रतिरोधक का प्रयोग करना पड़ता। अगर घटाना होता तो किसका हम प्रयोग करते, प्रतिरोधक का प्रयोग करते। और ये प्रतिरोध ना अनवांटेज हीट जनरेट करता, और हीट आपको मालूम है ये पावर हानि कराती है, पावर लॉस कराती है। इसीलिए डीसी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बहुत ही कम होती है। कम दर पर संचरण, क्योंकि हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। हम किस पर ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। और हाई वोल्टेज के कारण ही क्या होता है, जो लाइन का करंट होता है, जो लाइन की धारा होती है वो बहुत अधिक कम हो जाती है, जिससे पतले तार से हम इसको क्या कर सकते हैं, पतले तार से हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो यही हमें फायदा मिलता है, ये सारी फायदा है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि सरलता से डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं, आसान वोल्टता परिवर्तन है, कम दर पर हम इसको संचरण कर सकते हैं। क्योंकि पतला तार होगा तो पतला तार को हम कम पैसे से खरीद सकते हैं, तो कम दर पर संचरण हो जाएगी। ट्रिपल शेड, 4 शेड लटकवा इंसुलेटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसको दोस्तों हम उच्च पारेषण लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। कुल मिलाकर के देखिए हाई वोल्टेज कहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है, इस बैकग्राउंड को देखिए। हाई वोल्टेज हमारा कहां से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि संचरण लाइन 66 kV से स्टार्ट हो जाती है और 65 किलो वोल्ट तक जाती है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ये जो ग्लास का बना हुआ आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, ये इंसुलेटर है लटकवा, जिसको स्ट्रेन या सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। तो इसको आप गौर से देख लीजिए, ये बिल्कुल ग्लास का बना होता है। और ये इसमें देखिए ये चटकता है ना, तो इसकी एक कमी है, जैसे ये टूटती है ना तो पूरा जमीन पर गिर जाएगी, पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये कब चटकता है, देखिए जब आसमानी बिजली गिरती है ना, उस केस में ज़्यादा ये टूटने का, इसका फूटने का वो जो डर है वो रहता है। किसी पावर जनरेटिंग केंद्र में अल्टरनेटर के अपचायक, उच्चायक, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं मुख्य फीडर। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फीडर, है ना। हाँ, इसको मुख्य फीडर के नाम से जानते हैं। मुख्य फीडर देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये आपका 11 kV का एक जनरेटिंग स्टेशन है ना, तो यहाँ से फीडर 2 निकलता है, ये फीडर नंबर F2 है। और यहाँ से एक और फीडर निकलती है, ये इसको हम नाम देते हैं F1। ये कहाँ पर जाती है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगती है, जो 11 kV को 400 वोल्ट में जनरेट कर देती है। अब यहीं से R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल की तार निकाल दी जाती है। और फिर यहाँ से एक लोड कनेक्ट कर दिया जाता है ना, यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया जाता है।
अब यहीं पर देखिए एक और स्टेशन जिसको हम ग्रिड स्टेशन कहेंगे, ये क्या करेगा, इस 11 केवी को 220 किलो वोल्ट में जनरेट कर देता है। तो ये फीडर कितने हैं यहाँ पर देखिए, तो फीडर यहाँ पर 2 हैं और दोनों के दोनों क्या है, मेन फीडर है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि मुख्य फीडर है ना। ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, मुख्य फीडर। यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगेगी जो 11 केवी को 220 किलो वोल्ट में बदलेगा, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगेगी जो 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर देगा, 400 वोल्ट में, है ना। नेक्स्ट देखना, सिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल का प्रयोग करने से सामान्यतः क्या लाभ होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने में कमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये होता है कि लाइन में चोरी। जैसे कि कोई ग्रिड स्टेशन है ना, 33 केवी का, कितने का, 33 केवी का एक ग्रिड स्टेशन है। अब ये ग्रिड स्टेशन 3 गांव को सप्लाई देती है। किसको, 3 गांव को, है ना। ये विलेज नंबर 1 और यहाँ पर देखिए ये है आपका विलेज नंबर 2 और यहाँ पर है आपका विलेज नंबर 3, यानी कि 3 गांव इससे कनेक्ट है। और ये तीनों जो है ना, ये 11 केवी का पावर का डिमांड करती है। ये भी 11 केवी का डिमांड करेगी, ये भी 11 केवी का डिमांड करेगी। अब ये जो 33 केवी का ग्रिड स्टेशन है, ये किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा आपका जनरेटिंग स्टेशन से। किससे कनेक्ट होगा, ये उत्पादन केंद्र से, है ना। जनरेटिंग ये स्टेशन से कनेक्ट होगा। तो जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड कितना करेगा, 33 किलो वोल्ट का, क्योंकि तीनों गांव को 11 किलो वोल्ट इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए अब 11 केवी का पावर यहाँ पर आएगा, तो 11 केवी यानी कि यहाँ पर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे, फिर यहाँ पर इसको हम 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको हम इससे लोड कनेक्ट करेंगे। तो यानी कि जितना यहाँ पर 11 केवी की पावर आ रही है ना, उसी 11 केवी के पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजली का बिल भी बनना चाहिए, चाहे जितना भी बिल बने। तो पूरा टोटल मिला के इतना बिल बनना चाहिए कि 33 केवी का जो पावर खपत किया जा रहा है उसका भरपाई हो सके। लेकिन उतना बिल आता नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि बीच में यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, बिजली का चोरी हो रहा है। और बिजली की चोरी को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 कोर का इंसुलेटेड केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी कि केबल का प्रयोग क्यों किया जाता है। और आज के टाइम पर घरों में रेसिडेंशियल एरिया हो या कोई भी एरिया हो, हर जगह पे इसी प्रकार का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यदि एक ही पोल पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, वो खंभों के बीच की दूरी दोस्तों कम हो जाएगी, 45 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 45 मीटर, देखिए यहाँ पर पोल है ना, ये डबल पोल है। पोल तो एक ही है लेकिन यहाँ पर लाइन डबल निकली गई है। देखिए ये है एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, इसमें एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इसके बीच का जो रेंज है ना वो कम हो जाएगा, 45 मीटर। 45 मीटर दूरी क्यों रखा जाएगा, क्योंकि देखिए सिंगल यहाँ पर लाइन होती तो लोड सिंगल होता, डबल लाइन निकल गई है तो डबल लाइन मतलब कि डबल लोड होगा। सबसे पहली बात देखिए, स्ट्रीट लाइट जो है ना, ये कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जो सड़क होता है, जो सड़कें होती हैं, बगीचे होते हैं, वहाँ पर लाइटों को सप्लाई देने के लिए स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट से हम कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट लाइट के लिए नहीं ले सकते और डिस्ट्रीब्यूट लाइट से कनेक्शन स्ट्रीट लाइट के लिए हम नहीं ले सकते, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दोनों का लोड, दोनों लाइन का लोड इसी एक ही पोल पर पड़ रहा है, तो अगर हम इसको मतलब कि इसके बीच की दूरी ज़्यादा रख देंगे ना तो झोल ज़्यादा हो जाएगा, और झोल ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा भी आंधी तूफान जब आएगी तो ये पोल जो है इसके टूटने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए हमें लाइन को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे इसके बीच का जो गैप है उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आप तक पहुंच चुका है। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और एग्जाम में आप इसको आसानी से कर सकें, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।